अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है अबाउट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 4। और वो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एमसीक्यूज में आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस गिवन होती हैं जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। समटाइम्स एमसीक्यूज हो सकते हैं फैक्ट्स बेस्ड, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो कि बुक्स में लिखी है उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जाता है और अगर आपने बुक की वर्डिंग अच्छे से याद की है तो आप इजीली उसका आंसर पिक कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स एमसीक्यूज में इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जो नॉलेज आपने बुक में पढ़ा है उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए आपको एक आंसर डिज़ाइन करना होता है। यानी कि वो आंसर कहीं भी बुक में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आपको उन सारी ऑप्शंस को पढ़ के अपना नॉलेज उस पर अप्लाई करके देखना होता है कि विच ऑप्शन इज़ गोइंग करेक्ट। सो मेक श्योर कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन की तरफ ही जोर मत दें, बल्कि ये भी देखें कि जो ऑप्शंस आपकी नज़र में इनकरेक्ट हैं क्या आपके पास उनकी कोई वैलिड रीज़न है। सो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज फॉर आवर चैप्टर नंबर 4। And in this lecture, we are going to discuss MCQs from the exercise. So first MCQ says that atoms react with each other because, यानी कि इसमें atoms की reactivity की बात हो रही है and the options are, option A is they are attracted to each other, B is they are short of electrons, C is they want to attain stability and D is they want to disperse. अब अगर आप इन स्टेटमेंट्स पर नज़र डालें तो आपको फ़ौरन ही अपना पढ़ा हुआ टॉपिक याद आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है इन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, क्योंकि हम जानते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज़ या फिर शेयर किए जाते हैं बाय एटम्स जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट हो सकता है। तो जो ऑप्शन बी है, इट सेज दैट दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि जो एटम्स होते हैं वो यूजुअली शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती। बट लुक एट दी सी ऑप्शन, दे वॉन्ट टू अटेन स्टेबिलिटी। बेसिकली उनका पर्पज स्टेबिलिटी अटेन करना है, और ये एक अलग बात है कि स्टेबिलिटी तब आएगी जब उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, यानी कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय। यानी कि एक सिनेरियो दिया गया है आपको जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो एटम है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी उसके वैलेंस शेल के अंदर। आपको ये बताना है कि आखिर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करेगा। एज यू रिमेंबर, हमने अपने टॉपिक 4.1 में 3 मेथड पढ़े थे कि हाउ एटम कैन गेट स्टेबिलिटी और हाउ एटम कैन कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो उन 3 रूल्स में से ही एक रूल यहाँ अप्लाई होने वाला है। अब यहाँ पे हैं वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ मोर देन 5। तो अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मोर देन 5 होगा तो वो किस तरफ जाएंगे? गेनिंग की तरफ। अब ये तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के ही अंदाजा हो जाएगा, लेकिन फिर भी लेट्स मूव टू दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बी इज लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सी इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड डी इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो भी वो स्टेबल नहीं हो सकता, और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन स्टेबिलिटी और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड वो हैं 8, तो फिर भी वो स्टेबल नहीं होगा। लेकिन लुक एट दी ऑप्शन सी, अगर वो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, सो इसका मतलब देयर वर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल and when it is going to gain 2 electrons तो वो हो जाएंगे total 8. So 8 electrons in the outermost shell, it means that its octet rule is complete. Yes, it is following the octet rule. और लास्ट ऑप्शन लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में पीछे 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जी हाँ, और वो तो स्टेबिलिटी से बहुत ही दूर जा रहा है।
Let's have a look at the next MCQ, and statement says that considering the electronic configuration of atoms, which atom with the given atomic number will be the most stable one. अब बात तो स्टेबिलिटी की ही हो रही है, लेकिन पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है. Look at the option. They have given you the option A 6, B 8, C 10 and D 12. अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चूंकि आपके पास है एटॉमिक नंबर, जी हाँ, एटॉमिक नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और आपको ये बताना है कि वेदर इट इज़ स्टेबल और नॉट, इट इज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और नॉट. तो उसके लिए क्या करेंगे, वन बाय वन सारे एटॉमिक नंबर्स को चेक करते जाएंगे कि कौन से एटॉमिक नंबर को अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिट्स में फिल करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल फिल आता है. सो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, विच सेज दैट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल. सो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल और अगले में कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या वो स्टेबल हो सकता है, क्या वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं. सो ये ऑप्शन तो कैंसिल हुई. अब देखते हैं अपनी अगली ऑप्शन की तरफ जो कि हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखें, देखने में लगेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओ 8 तो ऑक्टेट रूल होता है, तो ये हो सकता है, लेकिन नहीं. दे आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल. तो अगर देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, सो 2 तो होंगे हमारे फर्स्ट शेल में जो कि है के शेल, और बाकी के बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स वो जाएंगे सेकेंड शेल में. सो 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे भी सेकेंड शेल जो कि वैलेंस शेल है, तो क्या वो स्टेबल होगा, नहीं. स्टेबिलिटी के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल. सो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है. सो हैव अ लुक एट ऑप्शन सी, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल. 10 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल और बाकी बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए लास्ट शेल में. सो अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब कि वो एटम फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल, जी हाँ, और उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है. अब चूंकि हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया है विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, फिर भी देखते हैं कि आखिर डी इनकरेक्ट क्यों है. सो डी इनकरेक्ट इसलिए है कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हमें शो करने हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इन द फर्स्ट शेल और बाकी बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स. 8 आएंगे नेक्स्ट शेल में तो बाकी बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो तो कोई मेटल हो सकती है, तो वो स्टेबल बिल्कुल नहीं है इन इट्स एटॉमिक फॉर्म. अब यहाँ पे आपको एक बोनस इंफॉर्मेशन देती चलूँ कि जो 10 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसका नाम है नियॉन, जी हाँ, और जो कि है एक नोबल गैस. नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऑक्टेट रूल इज. अब इस तरह के सिंपल एमसीक्यूज मुझे तो बहुत आसान लगते हैं, मुझे उम्मीद है आपको भी ये बहुत ही आसान लगते होंगे. यानी कि सिंपल जो भी आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा उसके रिलेटेड ही आपको आंसर करना है, नो डिटेल्ड कैलकुलेशंस एट ऑल. So let's have a look at the options. Option A is description of 8 electrons. B is picture of electronic configuration. C is pattern of electronic configuration and D is attaining of 8 electrons. अब इसमें जो confusion हो सकती है वो हो सकती है ऑप्शन A और D के बीच में, क्योंकि हम जानते हैं कि पिक्चर या फिर पैटर्न का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. सो अगर बात करें ऑप्शन ए और डी की, तो ए का मतलब डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मतलब कि सिर्फ आप बता दें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं या कहाँ कहाँ हैं. लेकिन ऑप्शन डी का मतलब है कि उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने की कोशिश करना. तो ऑक्टेट रूल यही होता है कि एटम अटेन करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, फिर ही हम कहते हैं कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है. सो ऑक्टेट रूल इज अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये है ऑप्शन डी विच इज करेक्ट. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ विच इज एमसीक्यू नंबर 5 एंड स्टेटमेंट सेज दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन. अब रिजल्ट्स इन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो यूजुअली वो बॉन्डिंग की बात हो रही होती है. अब देखते हैं ऑप्शंस की तरफ. ऑप्शन ए इज metallic bonding, B is ionic bonding, C is covalent bonding and D is coordinate covalent bonding. अब हमें याद करनी है सारी की सारी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन, कि जितनी भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. और
हमारे पास स्टेटमेंट में है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब याद करें कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसका मतलब है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, तो यानी कि कोई ना कोई चार्ज आने वाला है। और जब चार्जेस आएंगे और दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होल्ड करके एक दूसरे को बनाएंगे बॉन्ड, तो उस सूरत में बनता है आयनिक बॉन्ड। जी हाँ, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू दी अदर एटम। और हमने डिस्कस की थी इसमें डिटेल्ड एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड भी। मुझे उम्मीद है कि आप उसे भी इजीली यहाँ रिलेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज इम्पॉसिबल बिकॉज जो ट्रांसफर है वो मेटल्स का मेटल्स के बीच में नहीं हो सकता, और मेटल्स में तो होता है इलेक्ट्रॉन्स का सी। जी हाँ, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें होते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई सबमर्ज्ड, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और बी नाम के साथ ही पता चल रहा है कि आयोनिक बॉन्डिंग, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व है, यानी कि आयंस से मिलके बना है। सो अब चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। कोवलेंट बॉन्डिंग, उसमें तो शेयरिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग एक तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग ही है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, which is ionic bonding. Next MCQ is when an electronegative element combines with an electropositive element, the type of bonding is. करीब करीब क्वेश्चन सेम ही है लेकिन पूछने का तरीका मुख्तलिफ है। अब अगर देखें तो इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी हैवी टर्म्स यूज हुई हैं। जी हाँ, और वो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यकीनन इस एमसीक्यू का आंसर वही स्टूडेंट अच्छा करेगा जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का फ़र्क पता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से सुने हैं एंड यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स। यस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दे टेंड्स टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेंबर ऑलवेज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए इज कोवलेंट, बी इज आयोनिक, सी इज पोलर कोवलेंट एंड डी इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट, यानी कि सारी की सारी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ही गिवन है ऑलमोस्ट सिवाय मेटालिक के। अब आप देखें कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो बनाएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो वो बनाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो जब कैट आइंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं और एन आइंस जो कि नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं, जब वो करेंगे कंबाइन, तो जो बॉन्डिंग बनेगी इट वुड बी आयोनिक बॉन्डिंग। एज आई हैव ऑलवेज आस्क्ड दिस थिंग टू लर्न कि आइंस इन्वॉल्व हैं तो आयनिक बॉन्डिंग ही होगी। Next MCQ is, which is MCQ number 7, a bond formed between two non-metals is expected to be, यानी कि दो non-metals मिली हैं और उससे कोई बॉन्ड बना है, तो अब बताना है कि वो बॉन्ड कौन सा होगा। ऑप्शन ए इज कोवलेंट, बी इज आयनिक, सी इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड डी इज मेटालिक, यानी कि करीब करीब सारे ही नाम हैं हमारे पास बॉन्ड्स के। अब ये सारी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल के साथ कौन सी बॉन्डिंग करता है। अब ऑप्शन ए सेज कोवलेंट बॉन्ड, एंड रिमेंबर व्हेन वी वर स्टडिंग कोवलेंट बॉन्ड उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और वो एलिमेंट्स हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो बनाएंगी कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आयनिक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि उसमें आयंस बनते हैं, और आयन फॉर्मेशन जहाँ होगी वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वहाँ शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का भी यही है कि उसमें भी शेयरिंग होती है, चाहे एक ही एटम की तरफ से हो लेकिन शेयरिंग ज़रूर होती है। और अगर बात करें मेटालिक की तो वो सिर्फ मेटल्स के बीच में होता है, उसका नाम ही मेटालिक है तो वो मेटल्स ही फॉर्म करती हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट MCQ is, which is MCQ number 8, according to statement, a bond pair in covalent molecules usually has, कि
हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर बॉन्ड पेयर होते हैं, यानी कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम बोथ एटम्स, चूँकि कोवेलेंट बॉन्ड में होती है म्यूचुअल शेयरिंग, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दोनों एलिमेंट से वो बनाते हैं बॉन्ड पेयर। तो ऑप्शन ए इज 1 इलेक्ट्रॉन, बी इज 2 इलेक्ट्रॉन, सी इज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड डी इज 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक बात तो कॉमन सेंस की है, लिखा है बॉन्ड पेयर, तो पेयर तो होता ही दो चीज़ों का है। सो जब इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं बिटवीन टू एटम्स, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक एटम से और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे एटम से, सो उससे होगा बॉन्ड पेयर मुकम्मल, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि अ बॉन्ड पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं था, हमने नाइट्रोजन की एग्जाम्पल भी पढ़ी जिसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, चाहे 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हों तो हम उन्हें कहेंगे 3 बॉन्ड पेयर्स, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड पेयर बनाएगा, दूसरा मिलके दूसरा बॉन्ड पेयर बनाएगा और तीसरा मिलके तीसरा बॉन्ड पेयर बनाएगा, तो वो हो जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर बात करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, जो एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें एक ही बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होता है, और एक बॉन्ड पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट 8 MCQs ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4, और हमने देखा कि हम मुख्तलिफ ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है आपने टू फाइंड द करेक्ट आंसर। हम अपने आने वाले लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ MCQs सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।